भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, दलितों के मसीहा श्री थावरचंद जी गहलोत, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मेरे बहुत पुराने साथी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, वैसी की सरकार बनने वाली है, वैसे हम सबकी प्रिय नेता आदरणीय किरण जी, मंच पर विराजमान सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी, बहन मीनाक्षी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बदरपुर से श्री रामवीर जी, छतरपुर से श्री ब्रह्म सिंह जी, संगम बिहार से डॉक्टर एससीएल गुप्ता, कालका जी से हरमीत जी कालका, महरौली से सरिता चौधरी जी, अंबेडकर नगर से अशोक चौहान जी, ओखला से ब्रह्म सिंह बिधूड़ी जी, ग्रेटर कैलाश से राकेश गुलई से विक्रम बिधूड़ी जी, देवली से अरविंद कुमार जी, मालवीय नगर से नंदिनी शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल शाम को चुनाव अभियान प्रचार का समय पूर्ण हो जाएगा। एक प्रकार से मेरी आज आखिरी सभा है, लेकिन मैं जिन जिन सभाओं में गया हूं, जो मैंने जन सैलाब देखा है, मैंने हमारे दिल्ली वासियों से शिकायत की थी, हमारे पार्टी के नेताओं से। मैंने कहा, भाई मेरे मन में एक थोड़ी नाराजगी है आपके प्रति। तो जरा चौंक गए, उनको लगा यार मोदी जी की नाराजगी आ गई, क्या बात है। मैंने कहा मेरी नाराजगी सच्ची है और मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहता हूं। तो मैंने उनको बताया, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं खुद भी उम्मीदवार था, पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद पर घोषित किया था, लेकिन उस चुनाव में इतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी भीड़ ये विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं। मैंने कहा, भाई क्या मुझसे नाराजगी थी क्या आपकी? मैं हैरान हूं जी, जिस प्रकार से जन सैलाब इन सभाओं में मैंने देखा है,
वो किसी राजनीतिक दल की प्रदेश की रैलियों से भी मैंने बहुत बड़ा जनसैलाब देखा है। हवा का रुख किस तरफ है, ये मैंने धरती पर देखा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दस तारीख तो जब नतीजा आएगा, उसके बाद बहन किरण जी के नेतृत्व में हम एक के बाद एक और हो सके उतना जल्दी दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। हम एक पल भी विराम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें 5 साल में 16 साल का गड्ढा भरना है। 16 साल की गलतियों को मिटा करके सही दिशा में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। भाइयों बहनों, ये चुनाव भारत की राजधानी कैसी हो, भारत की राजधानी में रहने वाले लोगों के हाल कैसे हो, उनकी जिंदगी कैसी हो, उनके सुख सुविधा के लिए क्या क्या प्रबंध होने चाहिए। भाइयों बहनों, मेरी राजनीति का एक ही रास्ता है, मेरी राजनीति का एक ही मकसद है, मेरी राजनीति का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है विकास। विकास के बिना न दिल्ली आगे बढ़ सकती है, न देश आगे बढ़ सकता है। और विकास का मतलब क्या है? गरीबों की जिंदगी में बदलाव आए, गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के घर में बूढ़े मां बाप हो, उन्हें अगर दवाई की जरूरत हो, उनको दवाई मुहैया होनी चाहिए। कुछ रास्ते अच्छे होने चाहिए, और गरीब के लिए रहने के लिए अपना घर होना चाहिए। वो मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, परिवार का पेट पालने के लिए अगर 10 घंटे की मेहनत भी कम पड़ जाए तो 12 घंटे मेहनत करने को तैयार है। लेकिन मेहनत करने के बाद घर लौट करके आता है तो पैर लंबे कर करके बैठने की जगह तक नहीं होती है। भाइयों बहनों, मुझे ये गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है, और इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया है। जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां मेरा गरीब परिवार का भाई झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, उसे पक्का मकान मिलना चाहिए, और वहीं पर मिलना चाहिए, ताकि वो नजदीक में जहां रोजी रोटी कमाने जाता है, वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उसकी मुसीबतें बढ़नी नहीं चाहिए। और मकान भी कहने के खातिर मकान नहीं, सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने वाला मकान नहीं। मकान वो हो जिसमें बिजली हो, पानी हो,
शौचालय हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, और जहां पर वो मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है उसी इलाके में हो, ये मकसद लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और दिल्ली ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। सातों सात लोकसभा आपने जिता करके दे दी, और तभी तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है भाइयों? चारों तरफ भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे विश्व के लोग भारत का लोहा मानने लगे कि नहीं लगे? ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है भाइयों? ये दुनिया में भारत का जय जयकार क्यों हो रहा है? भाइयों और बहनों, ये आपके कारण हो रहा है, देश की जनता के कारण हो रहा है, क्योंकि आपने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार को चुन करके बिठाया है। और पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने के कारण मैं दुनिया के किसी नेता से जब मिलता हूं, कितना ही बड़ा देश क्यों न हो, कितना ही बड़ा ताकतवर देश क्यों न हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, जब मैं उससे हाथ मिलाता हूं ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। जब मैं हाथ मिलाता हूं तो उसे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत दिखाई देती। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत जो दिल्ली सरकार के पीछे खड़ी है, भारत सरकार के साथ उसके आशीर्वाद हैं, और उसके कारण सारी दुनिया में आज भारत की बात पे भरोसा किया जा रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हिंदुस्तान में दिल्ली का जय जयकार करना है तो दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए। एक मजबूत सरकार चाहिए। अस्थिरता के कारण दिल्ली को कितना नुकसान हुआ है आपने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की राजधानी को अस्थिरता हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा नुकसान अगर कहीं होने की संभावना है तो दिल्ली में होती है। यह देश की राजधानी है। राजधानी को अधर में लटकाया नहीं रखा जा सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप विकास के लिए वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हमारे विरोधियों को हमारी हर बात में परेशानी हो रही है, क्योंकि वे अभी तक ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी कहां से आ गया। एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, ये बात उनके गले नहीं उतर रही है। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, लोगों की आंख में कैसी धूल झोंकी जाती है। पिछली विधानसभा का चुनाव को याद कीजिए। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा। 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया
नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच नहीं। बनारस का सर्वे, जब मैं बनारस में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, टीवी में, अखबारों में बार बार बनारस का सर्वे दिखाया जाता था और उस सर्वे में आता था मोदी बुरी तरह हार जाएगा। किसी ने तो कह दिया था 3 लाख वोट से हार जाएगा। ये कौन उनके लोग हैं पता नहीं जी। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में राजनेताओं की कमी नहीं है। उनके साथ हमारे विचार भेद हो सकते हैं, हमारे दल अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात का इंकार नहीं हो सकता है कि इस देश में अनेक राजनेता ऐसे हैं जिसने अपनी जवानी देश के हित के लिए सार्वजनिक जीवन में खपा दी है। उनका अपना राजनीतिक रुतबा रहा है, उनकी अपनी काबिलियत रही है। अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री के नाते कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 5 बार उनको सेवा करने का अवसर मिला है, लेकिन उनको तो प्रधानमंत्री के नाते पेश नहीं किया जाता था। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे हमारे उड़ीसा के नवीन बाबू हो, आंध्र के चंद्रबाबू हो, बिहार में नीतीश कुमार हो, कौन नहीं थे। लेकिन आपने षड्यंत्र देखा होगा, पूरे लोकसभा के चुनाव में जो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उनको प्रधानमंत्री पेश करने के लिए दिन रात यहां दिल्ली में से कोशिशें होती थी। 24 घंटे उनकी तस्वीरें दिखाई जाती थी। जो खुद चुनाव जीत नहीं पाते हैं, उनको कहां से कहां बिठाने के लिए कुछ लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, लेकिन उनको पता नहीं है ये जनता बहुत समझदार है। जनता झूठे भ्रम, वादे, अपप्रचार, ये कभी जनता के गले नहीं उतरते हैं। और जो अपने आप को नेक दिल बताते थे, ईमानदार बताते थे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया भाइयों। किस प्रकार के लोग हैं, बातें कैसी करते और कारनामे कैसे करते हैं। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन अगर कोई एकांत बार गलती कर दे तो माफ कर देती है, लेकिन अगर लोग जनता को अगर मूर्ख मान लें और अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करें तो बार बार वो नहीं चल सकती है। और देश की जनता, दिल्ली की जनता विशेष रूप ऐसी तत्वों को जान गई है, पहचान गई है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, देश इस प्रकार की हरकतों को भली भांति जानता है, समझता है। अभी हमारे सरकार ने 84 के जो दंगे हुए थे, उस दंगों के लिए जिस जुडिशरी को काम दिया था, उस जुडिशरी ने एसआईटी की बात कही। क्या वो जुडिशरी के निवृत्त न्यायमूर्ति बैठे थे, वो हमें जुडिशरी के एसआईटी के लिए कहें क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन नंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? और अगर वो काम करते हैं तो वो कह रहे चुनाव के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोगों को पेट्रोल का दाम कम होता है, बोले चुनाव के लिए करते हैं, डीजल का दाम कम होता है, चुनाव के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, हम तो जो कर रहे हैं देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए कर रहे हैं। और 7 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद भी लोगों की भलाई के हमारे काम चालू रहने वाले हैं। झूठ बोल करके भ्रमित करने के प्रयास लोकतंत्र में शोभा नहीं देते। मैं जब पहली बार यहां रामलीला मैदान में आया था तो उस दिन मुझे किसी ने ट्विटर पर एक मैसेज चलता हुआ दिखाया। क्या चल रहा था?
बोले मोदी जी दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी तो नौकरी 2 साल कम कर दी जाएगी, 60 साल का 58 कर दिया जाएगा। ऐसे ही झूठ चलाते हो भाई, सरासर झूठ। न भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, न कहा है, और न करने के लिए हम सोच सकते हैं भाइयों। मैं देख रहा हूं 2 दिन से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को भड़काने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि जो शब्द लिखा गया गलत था, पार्टी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन देश का एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं अभी आपके इलाके में आया था, नागालैंड, मिजोरम, मैं लोगों से मिला हूं, मणिपुर आया था, असम आया था, और मैंने ठान के रखी है हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट का विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कर करके मैं देने वाला हूं। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। लेकिन मेहरबानी करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए देश की एकता को तोड़ना नहीं चाहिए, देश की एकता का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बार बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नॉर्थ ईस्ट के हमारे नौजवानों के खिलाफ वहां पर कुछ अफवाहें फैल गई। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जवान बंगलुरु छोड़ करके भागने लगे। भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री खुद नॉर्थ ईस्ट गया, वहां से लोगों को मिला, और जो लोग गए थे उनको वापस ले आया। और हमारी सरकार थी बेंगलुरु में आन बान शान के साथ उसके रहने की चिंता की। ये काम करने वाले हम लोग हैं। भाइयों बहनों, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके देश की एकता में दरार नहीं पड़नी चाहिए। भाई भाई के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये देश को बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाले दिनों में उठानी है। पूरा विश्व इस देश की तरफ देख रहा है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं भाइयों, दिल्ली के भाग्य को हम बर्बाद नहीं होने देना चाहते, दिल्ली के जीवन को हम तबाह होने देना नहीं चाहते। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को भारी मतदान करके विजय दिलाइए। मुझे कुछ अखबार वाले मित्र फोन करते थे बीच में, कुछ हमारे मित्र लोगों ने भी फोन किया। उन्होंने कहा, मोदी जी आपने भी क्या कोई डोनेशन दिया है क्या? आपने भी डोनेशन? मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? अरे बोले आपके नाम पर वो वेबसाइट पे दिख रहा है कि आपने फलानी पार्टी को डोनेशन दिया है। तो मैंने जरा जानकारी पाई तो मैं तो हैरान हो गया। महात्मा गांधी ने भी डोनेशन दिया है, ओबामा ने भी डोनेशन दिया है। ये कैसे लोग हैं जी? आप इस प्रकार के झूठ और फरेब को सार्वजनिक जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए भाई बहनों, नहीं मिलनी चाहिए। ये सार्वजनिक जीवन के लिए कैसे कैसे संकट आ सकते हैं, इसका आप अंदाज कर सकते हो भाइयों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। कुछ लोग समाज में दरार पाड़ने के लिए नए नए शब्द प्रयोग, नई नई भाषाओं का प्रयोग करते रहते हैं। दिल्ली एक लघु भारत है। दिल्ली जिसमें हर हिंदुस्तानी की धड़कन है, दिल्ली जहां हर हिंदुस्तान के हर कोने का प्रतिनिधित्व है, दिल्ली में जो होगा उसकी खबर हिंदुस्तान के घर घर तक अपने आप वैयक्तिक संबंधों से पहुंच सकती है। और इसलिए दिल्ली की सुख शांति सुविधा यह हमारी प्राथमिकता है, और इसी को लेकर के हम दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ
बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जिसके कारण बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं रहने वाली है भाई। अब देखिए, हमारे यहां गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है और गैस सिलेंडर कहां जाते थे, कहां बिकते थे, सबको मालूम है। जाते थे कि नहीं जाते थे, सब्सिडियां जाती थी, पता नहीं किस किस के जेब में जाती थी, किस किस के घर में जाती थी और किस किस की रसीदें फटती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अभी हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पहला काम किया, लोगों के बैंक के खाते खोल दिए। बैंक के खाते खोलने के बाद दूसरा काम शुरू किया, गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो सीधी सीधी लोगों के बैंक के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी और वो पैसे निकाल करके खुद सिलेंडर खरीदने के चला जाएगा। भाइयों बहनों, आज मुझे गर्व से कहना है, 2 महीने के भीतर भीतर हमारी सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। 2 महीने के भीतर भीतर 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अब बैंक खाते के माध्यम से सीधी सीधी सब्सिडी उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। 2 महीने के भीतर भीतर 10 करोड़ तक पहुंचना, 10 करोड़ परिवार यानी इस देश की करीब करीब 50 करोड़ जनसंख्या हो गई भाइयों। यह काम करने की ताकत आज दिल्ली में हम लाए हैं। कभी हम कल्पना कर सकते हो, बैंक के अंदर आप जाते होंगे, मध्य वर्गीय व्यक्ति जाता होगा, निम्न मध्यम वर्गीय जाता होता, अमीर जाता होगा। कभी बैंक के मुलाजिम आंख ऊंची कर करके आपकी तरफ देखने की फुर्सत थी क्या उनको? आपको गिनते थे क्या? वो दिन थे कि नहीं थे? ये सरकार बदलने के बाद आज बैंक का हर कर्मचारी भारत निर्माण में हमारा साथी बन गया है। भारत का भाग्य बदलने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है। और जब उसको मैंने कहा कि भैया जो बीत गई सो बात गई, अब हमें आगे बढ़ना है, आप मेरी मदद करोगे क्या? उन्होंने कहा, मोदी जी आप आवाज कीजिए, हम करके रहेंगे। और मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, 26 जनवरी के पहले मुझे हिंदुस्तान के गरीबों के बैंक के खाते खुलवाने हैं। और हमारे बैंक के सभी कर्मचारी, एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले हमारे कर्मचारी देश की गरीबों की भलाई के लिए मैदान में आए, झुग्गी झोपड़ी गए, घर घर गए, धूप में भी गए, बारिश में भी गए, देर रात भी गए और बैंक के खाते खुलवाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया भाइयों। आज देश के हर गरीब का बैंक में खाता खुल गया। इतना ही नहीं, गरीब को रुपए का कार्ड दिया गया, जिसमें अकस्मात का 1 लाख रुपए का बीमा आज हिंदुस्तान के हर गरीब को देने का काम इतने कम समय में यह सरकार ने कर दिया है। गरीबों की भलाई के लिए कैसे काम होते हैं, इसके एक के बाद एक मैं उदाहरण दे सकता हूं। बदलाव कैसे आता है? बातें करने से बदलाव नहीं आता है। भाइयों बहनों, आज देश में सबसे अगर प्रमुख काम करने जैसा है तो नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। मुझे बताइए, मेरे नौजवानों, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो नौजवान काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का आंदोलन खड़ा किया है। मैंने दुनिया भर के लोगों को कहा है, आइए अपना नसीब हिंदुस्तान में आजमाइए, पूंजी निवेश कीजिए, कारखाने लगाइए। हमारे यहां के भी नौजवान अगर कारखाने लगाना चाहते हैं, छोटा छोटा उद्योग करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों,
ये घोटालों की सरकार नहीं है, ये घोटालेबाजों की सरकार नहीं है और ये घोटाले वालों की मदद लेने वाली भी सरकार नहीं है। ये सरकार देश के नौजवानों को रोजगार देने का एक बीड़ा उठा करके काम कर रही है। देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। भारत की आवश्यकताएं भारत में उसका उत्पादन होना चाहिए और भारत की ताकत इतनी बढ़नी चाहिए कि दुनिया में भी भारत में बनी हुई चीजों को हम एक्सपोर्ट कर सके। देश के अर्थतंत्र को ताकत चाहिए भाइयों, और इसलिए विकास के मंत्र को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी आज पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली को एक मजबूत स्थिर सरकार देने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाने भी आया हूं। अब मैं भी आप ही की तरह दिल्ली वाला हो गया हूं। मैं भी अब दिल्ली में रहता हूं और इसलिए दिल्ली आगे बढ़े मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। मैं वो जिम्मेवारी पूरी करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं दिल्ली की शक्ल बदलना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूं।